यूपी के ग्रेटर नोएडा में कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। ताजा मामला महागुन माई वुड्स सोसाइटी का बताया जा रहा है, जहां सुबह के वक्त टहल रहे व्यक्ति पर कुत्तों ने हमला कर दिया। पहले एक कुत्ते ने अटैक किया, लेकिन युवक ने चप्पल से डराकर उसे भगा दिया। लेकिन युवक जैसे ही 5 कदम आगे बढ़ा, दूसरे कुत्ते ने हमला बोल दिया। तीसरा भी झपट पड़ा और फिर चौथे ने भी युवक पर अटैक कर दिया। कुत्तों ने युवक को चारों ओर से घेर लिया था और काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन युवक ने हिम्मत दिखाई और उनसे भिड़ गया। युवक ने बहादुरी से काम लिया और हमलावर कुत्तों को भगा दिया। ये हमला उस वक्त हुआ जब युवक पार्क में टहल रहा था, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस वक्त बिहार से एक बड़ी खबर है, आपको बता दें। मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड का चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। ये बड़ी खबर। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या हुई और इस हत्याकांड को लेकर सियासत गर्म है पूरे देश में। अब इस पर बड़ी खबर यह है कि इस हत्याकांड का चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और चुनाव आयोग ने प्रशासन से वहां रिपोर्ट मांगी है। डीजीपी से रिपोर्ट तलब की गई है इस हत्याकांड को लेकर। यह बड़ी खबर। जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर और उनके समर्थकों पर आरोप लगाया जा रहा है, दुलारचंद यादव के समर्थकों की तरफ से, कि उन्होंने हत्या की है। अब इस पूरे हत्याकांड को लेकर जबरदस्त सियासत है। मोकामा में हुए दुलारचंद हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने दावा किया है कि दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई है। दुलारचंद का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों की टीम ने किया, जिसमें डॉक्टर अजय कुमार भी शामिल थे। डॉक्टर अजय कुमार सिंह के मुताबिक दुलारचंद यादव को पैर में एंकल जॉइंट के पास गोली लगी है। पैर में लगी गोली आर पार हो गई। डॉक्टर का दावा है कि इस तरह से गोली से मौत नहीं हो सकती। शरीर पर और भी जख्म के निशान पाए गए हैं। डॉक्टर के मुताबिक पोस्टमार्टम से पहले डेड बॉडी का एक्सरे भी करवाया गया था, जिसमें ज्यादातर जख्म छीलने जैसा पाया गया है। रिपोर्ट कल तक तैयार हो जाएगी। अब सवाल उठ रहा है कि अगर मौत गोली से नहीं हुई तो फिर मौत का असली कारण क्या था। फिलहाल पुलिस भी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और जांच आगे बढ़ा रही है। मोकामा में जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव के हत्याकांड के 28 घंटे के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और इस बीच चुनाव आयोग ने मोकामा हत्याकांड को लेकर बिहार के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। इधर पुलिस ने एनडीए उम्मीदवार और बाहुबली अनंत सिंह समेत 5 समर्थकों पर हत्या की एफआईआर दर्ज की। दुलारचंद यादव के परिवार की तरफ से जो एफआईआर करवाई गई, उसके मुताबिक अनंत सिंह ने खुद गोली फायर की। गोली जांघ में लगी, जिसके बाद समर्थकों ने दुलारचंद पर गाड़ी चढ़ा दी। इसमें जो प्रथम जिसमें मृतक के पोता के द्वारा फायर किया गया, उसमें टोटल 5 अभियुक्त जो है बनाए गए हैं। जो दूसरी तरफ से आवेदन जो है दिया गया, उसमें टोटल 6 अभियुक्त बनाए गए हैं। एफआईआर अनंत सिंह के समर्थकों की तरफ से भी दर्ज कराई गई, जिसमें अजय महतो को आरोपी बनाया गया। पुलिस की ओर से जो मामला दर्ज किया गया, उसमें अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया। दोपहर तक इस पूरे मामले में कुल 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। बिहार के मोकामा में बाहुबली दुलारचंद हत्याकांड ने प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। मर्डर ने लॉ एंड ऑर्डर पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर हो गया है। इसी बीच दुलारचंद हत्याकांड में एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि हमला अनंत सिंह के समर्थकों ने नहीं, बल्कि जनसुराज के समर्थकों ने किया था और खुद दुलारचंद भी इसमें शामिल थे। भीड़ में एक शख्स बनियान और धोती पहने नजर आ रहा है, जिसके दुलारचंद होने का दावा किया गया है। देखिए पत्थरबाजी कर रहा है। लोग दनादन गाड़ियों पर पत्थरों से हमला कर रहे थे, जबकि अनंत सिंह के समर्थक जान बचाकर भाग रहे थे। हत्याकांड से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है, जो कि दुलारचंद यादव पर हमले की ठीक बाद का है। वीडियो में जनसुराज प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष के काफिले के वाहनों के शीशे टूटे दिखाई दिए। इस वीडियो में प्रियदर्शी पीयूष के समर्थकों ने अनंत सिंह के समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया। दुलारचंद यादव को जो है जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। हालांकि एबीपी न्यूज वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस हत्याकांड ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है।
मोकामा में बाहुबलियों के बीच चुनावी टक्कर है। ऐसे में पूरे मामले में हनफ और रुतबे को हत्या की बड़ी वजह माना जा रहा है। अब उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच दुलारचंद के पोते ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि खुद अनंत सिंह ने उनके दादाजी को गोली मार दी। अपने आंख से देखे अनंत सिंह खुद पिस्टल लेके निकला और डायरेक्ट गोली मारा। दादाजी को गोली लगा, दादाजी गिर गए। दादाजी बोले भाग पोता। जबकि अनंत सिंह ने हत्याकांड के पीछे सूरज भान का हाथ होने का दावा किया है। तब भूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। अनंत सिंह के आरोपों पर सूरज भान की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर डाली है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। विपक्ष के नेताओं ने प्रदेश की एनडीए सरकार पर सवाल उठाए हैं। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने दुलारचंद की हत्या को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने इस हत्याकांड को प्रशासन की नाकामी करार दिया। जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो इस मामले में अजीबोगरीब बयान दिया। जिनकी हत्या हुई है वो भी एक दुर्दांत अपराधी थे और क्यों हुआ है ये तो जांच का विषय है। जबकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दुलारचंद की हत्या के लिए आरजेडी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। जानबूझ करके राजद के लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी हमारे टेकारी के जो कैंडिडेट हैं उन पर कातिलाना हमला किया गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। दुलारचंद हत्याकांड पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। उन्होंने कहा है कि कानून अपना काम करेगा, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्या दुश्मनी थी, जांच में ये सामने आ पाएगा। और पहले जंगल राज का दौर था, अब खत्म हो चुका है। पहले अपराधी सीएम निवास में छिपकर बैठते थे। जंगल राज के दौरान खुलेआम अपराध होता था। अभी हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। ये सम्राट चौधरी की ओर से कहा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी। मोकामा की घटना, विपक्ष यही कह रहा है, यही तो महाजंगल राज है जिसके बारे में हम बात करते हैं। इस पूरे घटना की जांच चल रही है और जांच जब पुलिस का रिपोर्ट आएगा तो जरूर सार्वजनिक बताया जाएगा। कोई भी अपराधी उसमें होगा उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए पुलिस जांच कर रही है। जांच का एंगल हम नहीं बदल सकते। इसलिए स्पष्ट तौर पर पुलिस के जांच रिपोर्ट के आधार पर अगले 48 घंटे में पुलिस कार्रवाई करेगी। आप कह रहे हैं अगले 48 घंटे में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि जो पुलिस का जांच चल रहा है, अभी पोस्टमार्टम अभी हुआ, लगातार पुलिस उसको मॉनिटरिंग कर रही है। लेकिन कोई भी अपराधी है, यदि अपराध हुए तो पक्का कार्रवाई होगी। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो दुलारचंद के पोते हैं, उनसे जब हमने बातचीत की, मैंने ही बात की थी, तो उनका कहना है कि उनके सामने अनंत सिंह ने पैर में गोली मारी। उसके बाद में कुछ लोग गाड़ी चढ़ा करके उनके ऊपर ले गए और एफआईआर भी दर्ज करवाई उन्होंने। मैंने ये नहीं कहा, ये जांच चल रही है। जांच की प्रक्रिया पूर्ण होने दीजिए। जांच पुलिस कर रही है और हम अभी सरकार के प्रतिनिधि जरूर हैं, लेकिन ये काम पुलिस का है और चुनाव आयोग देख रहा है। लेकिन आप मानते हैं कि इससे जो है, जो जंगल राज, महाजंगल राज, क्योंकि जंगल राज आप लोगों का एक बड़ा मुद्दा आपने बनाया हुआ है, प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री, आप जंगल राज उसको कहते हैं जब किडनैपिंग करके सीएम हाउस में पैसे वसूले जाते हैं। ये चिंता का विषय था। ऑर्गेनाइज क्राइम था, नक्सलवाद था। दिन में 3 बजे लोग निकल नहीं पाते थे। आम लोगों की चिंता ये नहीं है। ये व्यक्तिगत इशू हो सकते हैं। मैं फिर बोलता हूँ, व्यक्तिगत लड़ाई में इस तरह की घटना हो सकती है। ये पुलिस कार्रवाई करेगी, नो डाउट, लेकिन ये ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। बिहार में चुनावी माहौल के बीच नचनिया वाला विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बाद अब जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी खेसारी लाल को नाचने वाला कहा है। दरअसल पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने तेज प्रताप यादव से खेसारी लाल के 2 करोड़ जॉब देने वाले दावे पर सवाल पूछा था।
खेसारी लाल कह रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब देंगे महागठबंधन के लोग। कौन सा जॉब देंगे खेसारी लाल, नाचने वाला। इससे पहले कल लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस बयान पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह, हेमा मालिनी, कंगना रनौत हैं, ये सब तो नचनिया ही लोग ना है। और नचनिया जब बोलते हैं उन्हीं के पार्टी में, वही नहीं नचनिया जो इन लोग लेके घूम रहे हैं एनडीए वाले। तेज प्रताप के बयान के बाद नचनिया शब्द पर और सियासी बवाल बढ़ सकता है। हालांकि इसकी शुरुआत राहुल गांधी के पीएम मोदी के लिए डांस वाले विवाद से हुई थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे बिहार चुनाव का पहला चरण नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हाजीपुर की एक जनसभा में कुछ ऐसा कह दिया जिस पर अब सियासी तलवारें खींच सकती हैं। दरअसल जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें 2 किलो का छोकरा और चोर तक कह डाला। अभी लोग कहे कि जननायक को गुस्सा कोई पैदा करे तो वो चोरी लेवल कर बताओ ये दूध के छोकरा के जननायक हम कहवे ना तो ये चोरी करा चाहती करता चोरी करता तो बोलेती ना एक ने हम कहे है कि खनी चोरी करके का करता थी समझ में नहीं। जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर इस चुनाव में किसी को वोट देना है तो नीतीश कुमार को देना है। बनाई थी एक मुसहर का बेटा जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, यही कि कितना ईमानदार और कितना सामाजिक न्याय के आदमी है। जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनका सीना 56 इंच का नहीं बल्कि 112 इंच का है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मार गिराया था। इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सीएम महिला रोजगार योजना की चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। चुनाव से पहले महिलाओं को 10-10 हजार देने की शिकायत की गई है चुनाव आयोग से। आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। मनोज झा ने आचार संहिता का उल्लंघन इसे बताया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। अब इस पर आरजेडी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है सीएम महिला रोजगार योजना को लेकर। महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं उसकी शिकायत की गई है। चुनाव से पहले आचार संहिता का उल्लंघन इसको बताया गया है। आरजेडी सांसद मनोज झा चुनाव आयोग को उन्होंने चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि ये तो सरासर आचार संहिता का उल्लंघन है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी खबर। अपने जमाने के बाहुबली और आरजेडी के बड़े मुस्लिम नेता रहे शहाबुद्दीन के इलाके सिवान में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन में 2 बार हुंकार भरी है। 29 तारीख को शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की सीट का दौरा करने वाले योगी ने आज फिर सिवान की धरती से शहाबुद्दीन की विरासत को ललकारा के शहाबुद्दीन के इलाके में योगी ने उत्तर प्रदेश के बुलडोजर डोज पर जोर दिया है। हमने बुलडोजर से रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। इसके पहले हमने देखा रघुनाथपुर सीट, वो सीट जहां से ओसामा शाह चुनाव लड़ रहे हैं, शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन पहले आए थे और वहां जाकर योगी ने इशारों ही इशारों में शहाबुद्दीन परिवार को ललकारा था। एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। रघुनाथपुर की ही योगी की रैली में प्रतीकात्मक तौर पर बुलडोजर लाए गए थे। चाहते हैं कि एक बार आए योगी जी यहाँ पे अपना बुलडोजर लेके आए, अपना साफ कर दे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली है। बिहार चुनाव में प्रचार करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है बीजेपी के सांसद रवि किशन को। ये बड़ी खबर। बीजेपी सांसद को फोन पर धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज कर धमकी के इस पूरे ही मामले की जांच अब शुरू कर दी है। बिहार चुनाव में प्रचार कर रहे हैं रवि किशन और उनको इसी के लिए अब जान से मारने की धमकी मिली है। व्यक्ति ने छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी जी क्या जो उन्होंने कहा था कि प्रभु श्री राम के मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए, उस बयान का उसने समर्थन किया और तुरंत ही वो आक्रामक हो गया और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी को भद्दी भद्दी गालियां जो नहीं मैं बता सकता। 4 दिन बाद उसने कहा कि तुम लोग बिहार आओगे, पर जैसा कि माननीय सांसद जी गोरखपुर में से लगातार बिहार जाकर प्रचार कर रहे हैं, उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि 4 दिन बाद आओगे तो आपको जान से मार देंगे, गोली मार देंगे। और माननीय सांसद जी की परिवार के लिए
उनकी माँ को मतलब भद्दी भद्दी गालियां दी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया गया है, जिसमें रोजगार, विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े 25 प्रमुख वादे किए गए। संकल्प पत्र के मुताबिक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख तक सहायता राशि देंगे। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा। गरीब बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे। सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी। 4 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत करेंगे और अगले 5 साल में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा किया गया। ये बिहार की जनता को समर्पित है। बिहार एनडीए को लगातार समर्थन देते रहा है और बिहार की जनता अब विकास 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 के मॉडल पर चल रही है। संकल्प पत्र जारी करते वक्त मंच पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा मौजूद रहे। एनडीए के बड़े नेताओं ने संकल्प पत्र जारी कर जहां वादों की झड़ी लगा दी, वहीं विपक्ष ने एनडीए के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। पहला बयान आया कांग्रेस की ओर से। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया कि सिर्फ 26 सेकंड में घोषणा पत्र जारी किया गया और फिर मीडिया के सवालों से बचकर खड़े हुए। जो परंपरा होती है मैनिफेस्टो जारी करने की, खाली परंपरा निभाई इन्होंने। इनका कमिटमेंट मैनिफेस्टो में नहीं, इसका मतलब ये हुआ है। आरजेडी नेता मीसा भारती ने 1 करोड़ नौकरी देने के वादे पर तंज कसा। कहाँ से देंगे पैसा, कहाँ से लाएंगे, किसके बाप के घर से लाएंगे, कुछ आता है जी? तो बताए हैं कि 1 करोड़ कहाँ से देंगे। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर फर्जी वादों का आरोप लगाते हुए उनके पुराने घोषणा पत्रों का हिसाब मांग लिया। ये जो 1 करोड़ की नौकरी बिहार में देने जा रहे हैं, इससे पहले भी 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। वो नौकरियां कहाँ हैं? बिहार चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है, ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह की आज 3 रैलियां होनी है बिहार के अलग अलग हिस्सों में। गोपालगंज, हाजीपुर और उजियारपुर में रैली करेंगे अमित शाह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सिवान और मुजफ्फरपुर में जनसभाएं होनी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और ब्रजेश पाठक, यूपी के डिप्टी सीएम, उनकी भी रैली बिहार में होने वाली है। बिहार में चुनावी पारा गर्म था, लेकिन पिछले 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने चुनावी तापमान को थोड़ा ठंडा कर दिया है। दरअसल इतनी बारिश हो चुकी है कि कई बड़े नेताओं की सभा और रैलियों को रद्द करने की नौबत आ गई है। लालगंज में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होनी थी। समर्थकों ने बैनर पोस्टरों से पूरे मैदान को पाट दिया था, लेकिन ऐन मौके पर हुई बारिश ने सब कुछ बिगाड़ दिया। जहां सीएम का हेलीकॉप्टर उतरना था, वहां पानी भर चुका है, लेकिन समर्थकों ने भी हार नहीं मानी। मोटर बोट से पानी निकालने का काम चल रहा है ताकि जनसभा हो सके। इधर दरभंगा नेता बारिश के बीच ही जनसंपर्क करने के लिए निकल पड़े हैं। दरभंगा शहर से बीजेपी उम्मीदवार और सरकार में मंत्री संजय सरावगी का डोर टू डोर कैंपेन जारी रहा। छपरा में हो रही लगातार बारिश को आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने मुद्दा बना लिया है। ये लोग इतने परेशान हैं, आज 20 साल से एनडीए सरकार है, लेकिन फिर भी ये जो व्यवस्था है, इतने प्यारे महंगे घर। मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बिहार के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से कहीं नेताओं की रैलियां रद्द हो रही हैं, तो कहीं जनसभा स्थल पर पानी भर गया है, लेकिन इन सब के बावजूद नेताओं के जोश में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। तभी तो दरभंगा में भारी बारिश से हुए जलजमाव के बीच वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार उमेश सहनी नाव लेकर पहुंच गए। नाव पर सवार होकर उमेश सहनी ने दरभंगा टावर के आसपास के जलमग्न इलाकों में घूमते हुए लोगों से मुलाकात की और वोट देने की अपील की। इस दौरान सहनी को समर्थकों ने मछली मारने वाला जाल पकड़ा दिया। फिर क्या था, उमेश सहनी ने जलमग्न इलाकों में जाल फेंक कर सांकेतिक विरोध जताया। सहनी ने मौजूदा विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि उनका यही विकास है, लेकिन चाहे हालात कैसे भी हो, वो जनता के बीच जाएंगे। इस वक्त बड़ी खबर बिहार से है। एनडीए के घोषणा पत्र पर लालू यादव का बड़ा हमला। एनडीए का सॉरी पत्र नकार चुका है बिहार। ये लालू यादव की ओर से कहा गया है। एनडीए को अपना घोषणा पत्र पढ़ने तक के लिए समय नहीं है। लालू यादव ने कहा, ऐसे लोग घोषणा पत्र को लागू ही नहीं कर सकते हैं।
ये लालू प्रसाद यादव ने एनडीए के घोषणा पत्र पर हमला बोला है और सीधे सीधे ये कहा है कि ये तो सॉरी पत्र है जिसको जनता पहले ही बिहार की नकार चुकी है। और वहीं एनडीए के घोषणा पत्र पर बरसे तेजस्वी यादव, केवल 26 सेकंड में ही जारी कर दिया गया घोषणा पत्र। ये तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया है और साथ ही वर्तमान मुख्यमंत्री को बोलने भी नहीं दिया गया। ऐसी क्या पर्देदारी है तेजस्वी यादव ने इस तरीके से एनडीए पर हमला बोला के, और ऐसा क्या रिश्ता जिसे हर जगह छुपाया जा रहा है? तेजस्वी यादव ने यह सवाल भी पूछा कि सिर्फ 26 सेकंड के अंदर ही घोषणा पत्र को जारी कर दिया गया और इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों थी? और साथ ही तेजस्वी ने यह भी कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री को घोषणा पत्र लॉन्च के वक्त बोलने भी नहीं दिया गया। बिहार में आज तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ रैलियां होनी है। तेजस्वी यादव की आज 17 जनसभाएं होंगी। बिहार के अलग अलग जगहों में वो हुंकार भरते हुए जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वैशाली, सिवान, गोपालगंज में रैलियां होनी है तेजस्वी यादव की। मुजफ्फरपुर और सारण में भी उनकी जनसभा होगी। महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए, वोट मांगते हुए दिखाई देंगे तेजस्वी यादव। उनका पूरा कार्यक्रम आपको बता दें, 9:45 पर मुजफ्फरपुर में उनकी जनसभा होगी। पहली जनसभा आज की सुबह 10:25 पर गोपालगंज में रैली करते हुए तेजस्वी दिखाई देंगे। सुबह 11:45 पर उनकी सिवान में रैली होनी है। 3:30 बजे के आसपास सारण में उनकी रैली होगी और यहां पर वो गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। 17 जनसभाएं एक दिन में संबोधित करेंगे तेजस्वी यादव। बिहार चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव में प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई है। महागठबंधन के समर्थन में वो रैली करेंगी। आज बेगूसराय और खगड़िया में प्रियंका रैली करती हुई दिखाई देंगी। फ्रेंडली फाइट वाली सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे, जहां पर महागठबंधन के ही प्रत्याशियों के बीच में फ्रेंडली फाइट है। वो सीट, वहां की जिम्मेदारी प्रियंका को दी गई है, वहां पर वो जनसभा करेंगी। बेगूसराय में उनकी जनसभा होनी है। 11:30 बजे का वक्त है जब वो संबोधित करेंगे जनता को। दोपहर 1 बजे का वक्त है। खगड़िया में उनकी एक बड़ी रैली होने वाली है। मध्य प्रदेश के मुरैना में घर में लगा मजबूत ताला भी काम नहीं आया। 3 चोरों ने लोहे के दरवाजे में लगे ताले को पल भर में ही तोड़ दिया और चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन तीनों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी को अंजाम देने के लिए पहले 2 चोरों ने ताला तोड़ने की कोशिश की। ताला मजबूत था, इसलिए चोरों का पहला प्रयास फेल हो गया। फिर तीसरा चोर आया और ताला तोड़ने में जुट गया। करीब 2 मिनट की कोशिश के बाद चोरों ने ताला तोड़कर दरवाजा खोल दिया और इसके बाद तीनों घर के अंदर दाखिल हो गए। तीनों ने घर के अंदर जमकर लूटपाट की और लाखों के गहने लेकर फरार हो गए। तीनों चोर रात के 2:55 पर घर की रेकी करने पहुंचे थे। मेन गेट में बाहर से ताला लगा देखकर उन्हें पता चल गया कि घर में कोई नहीं है। फिर क्या था, चंद मिनट में ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और 35 मिनट के अंदर की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। तेलंगाना के महबूबाबाद में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने इलाज कराने आए एक शख्स को मोर्चरी में बंद कर वो घर चले गए। 45 साल का टैक्सी ड्राइवर राजू किडनी का इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल आया, लेकिन पैसे और आधार कार्ड न होने की वजह से अस्पताल के बाहर ही सो गया। राजू ने दावा किया कि अस्पताल के ही एक कर्मचारी ने उसे देखा और पोस्टमार्टम हाउस के सामने रखी एक बेंच पर लिटा दिया। बाद में रात को कुछ अज्ञात लोग उसे मृत समझकर शवगृह के अंदर ले गए और वहीं छोड़ गए। अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिलने पर जब वो मौके पर पहुंचे और जांच की तो पता चला राजू जिंदा है, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बिहार के चुनावी रण में उतरेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर है। आज पूर्णिया, मधुबनी और दरभंगा में उनकी रैली होगी। महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर। बिहार का चुनावी रण, वक्त कम बचा है और इसलिए अब जोर पकड़ लिया है प्रचार अभियान ने। अखिलेश यादव वहां उतर रहे हैं मैदान में और आज पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा में उनकी रैली होने वाली है। महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार इन जगहों पर मैदान में ताल ठोक रहे हैं, उनके लिए वो वोट की अपील करेंगे। उनके पक्ष में माहौल को तैयार करने की कोशिश अखिलेश यादव करेंगे। आज उनकी अलग अलग हिस्सों में तमाम रैलियां होने वाली हैं।
धामी सरकार की नीतियों ने उत्तराखंड की तस्वीर बदल दी है। उत्तराखंड को राज्य खनन तत्परता सूचकांक रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है और 4 साल में राज्य का राजस्व 300 करोड़ से 1200 करोड़ पर पहुंच गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ई निविदा प्रणाली, रियल टाइम ट्रैकिंग और डीएमएफ फंड का पारदर्शी इस्तेमाल और खनिजों के अवैध परिवहन पर सख्ती से कई सुधार लागू किए। नतीजा ये हुआ कि 4 साल में राज्य का राजस्व 300 करोड़ से 1200 करोड़ तक पहुंच गया और उत्तराखंड भारत सरकार के राज्य खनन तत्परता सूचकांक की सी श्रेणी में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। कई बार राज्य सरकार की खनन नीतियों को लेकर सवाल उठे। खनन माफियाओं से साठगांठ के आरोप भी लगे, जिसका जवाब धामी सरकार ने पारदर्शिता, तकनीक और जवाबदेही की नीति को आधार बनाकर अपने काम से जवाब दिया। मुख्यमंत्री धामी ने बार बार ये स्पष्ट किया, सरकार का लक्ष्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि खनन व्यवस्था को कानूनी, पारदर्शी और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। आज यही नीति उत्तराखंड को देश के अग्रणी खनन राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर रही है। हमने शुरू से ही तय किया कि उत्तराखंड में खनन किसी के लिए कमाई का जरिया नहीं, बल्कि विकास का माध्यम बने। पारदर्शिता हमारी नीति की रीढ़ है और आज उसकी सफलता सबके सामने है। कभी विवादों में रही खनन नीति आज उत्तराखंड की पहचान बन गई है। भारत सरकार के मुताबिक उत्तराखंड का ये प्रदर्शन सतत सुधारों और जवाबदेह शासन प्रणाली का नतीजा है। राज्य का ये मॉडल अब अन्य राज्यों के लिए सर्वोत्तम प्रैक्टिस के रूप में देखा जा रहा है। अब बात करेंगे चक्रवाती तूफान मोंथा की, जो आंध्र प्रदेश के समुद्र तटों पर जाकर कमजोर तो हो गया, लेकिन उसके असर से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में किसान बर्बाद हो गए। बेमौसम बरसात की वजह से फसलें बर्बाद हुई तो अब किसानों के पास अपनी लागत वापस पाने के लिए मुआवजा ही एकमात्र सहारा है। एमपी के सीधे जिले की ये तस्वीरें हैं जो किसी भी किसान की आंखों में आंसू ला सकती हैं। कटी हुई फसल भीगने से अब बड़े नुकसान का अनुमान है। मोंथा चक्रवाती तूफान की वजह से मौसम बदला तो रायसेन में किसानों के चेहरे के रंग भी बदल गए। पूरी फसल आड़ी हो गई, कटने से कट नहीं रहे, साले दाने कारे पीले पड़ गए, मंडी को वैसे रेट कम है। यही हाल उत्तर प्रदेश का भी रहा। वहाँ बिन मौसम बरसात से झांसी में धान और मूंगफली की फसलें बर्बाद हो गईं। किसानों की फसलें किस तरह से बर्बाद हुई हैं। किसानों को जो उम्मीद थी कि इस बार उनकी अच्छी फसल की पैदावार होगी, लेकिन उन उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसी पानी ने चंदौली में भी किसानों की फसलें बर्बाद की। इस वक्त महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में आज चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। मुंबई में आज महाविकास आघाड़ी का ये प्रदर्शन होगा। वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी के विरोध में ये मार्च निकाला जाएगा। महाविकास आघाड़ी के नेताओं की तरफ से शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। फैशन स्ट्रीट से बीएमसी ऑफिस तक ये मार्च निकलेगा। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको हम दे रहे हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा मुंबई में आज। महाविकास आघाड़ी के बड़े नेता इस मार्च में शामिल होंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद सख्त नियम हो गए हैं। बड़ी खबर दिल्ली से आपको हम दे दें। BS5 और BS6 कमर्शियल गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी। BS3 और उससे नीचे की गाड़ियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रदूषण की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर। लगातार पोल्यूशन के हालात दिल्ली NCR में और ये सख्त कदम इसीलिए लिया गया है बढ़ते प्रदूषण की वजह से। BS5 और BS6 कमर्शियल गाड़ियों की ही एंट्री होगी, अब उनको ही एंट्री मिलेगी। और जो BS3 और उससे नीचे के वाहन होंगे, जो इससे नीचे की गाड़ियां होंगी, उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। और बढ़ता प्रदूषण बड़ी वजह जिससे ये फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में जिला अस्पताल में भर्ती एक मरीज और उससे मिलने आए लोग बेड पर ही शराब पीते हुए दिखाई दिए। इसका पता तब चला जब ड्यूटी के दौरान एक नर्स को उन लोगों पर शक हुआ। मुझे तो लग रहा है कि ये ड्रिंक कर रहे हो आप। भैया हटो वहाँ से, हट जाओ। मरीज और उससे मिलने आए लोग बेड पर ही बैठकर शराब पी रहे थे। कल यहाँ पे हम लोगों को ठीक करने के लिए और आप भर्ती हुए हो। हम यहाँ आप लोगों का इलाज करते हैं मर के, यहाँ रात भर हम लोग जाके अपनी तबीयत खराब करके, और आप लोग ये करते हो यहाँ पे। उस वार्ड में और भी कई मरीज भर्ती थे, लेकिन उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उनके सामने ही जाम छलकाते दिखे। ये जगह है क्या ये करने की? ये मंदिर है हमारे लिए,
वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। हालांकि इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मामी ने अपने भांजे के सिर पर हथौड़े से ऐसा वार किया कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मामी ने अपने भांजे के सिर पर सिर्फ एक बार हथौड़े से हमला नहीं किया, बल्कि भांजे पर अनगिनत वार कर उसको लहूलुहान कर दिया। घायल इमरान को तुरंत सीएचसी शिकारपुर में भर्ती कराया, जहां से उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल ने मेरठ मेडिकल कॉलेज ले जाने को कहा, लेकिन इसी दौरान रास्ते में इमरान की मौत हो गई। भांजे इमरान के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी मामी रुखसाना और मामा जावेद को हिरासत में लिया। पुलिस हत्या का कारण जानने में जुटी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जंगल सफारी पर निकले पर्यटकों की बस बीच जंगल खराब हो गई और आधे घंटे तक 25 पर्यटकों की सांसें वहां अटकी रही। हमारी बस यहाँ पे खराब हो चुकी है। बिल्कुल एक तो बस खराब हुई, ऊपर से टाइगर से आमना सामना हो गया। जहां बस खराब हुई वहीं आकर टाइगर बैठ गया। जिस टाइगर को देखने के लिए जंगल सफारी के लिए पर्यटक आए थे वो तो मिल गया, लेकिन परिस्थितियां बदल गई। रोमांच खौफ में बदल गया। जिस बस का टाइगर से सामना हुआ उसमें 7 छोटे बच्चे समेत 25 पर्यटक मौजूद थे। टाइगर ने करीब 20 मिनट तक वहीं डेरा डाल लिया। वो लगातार पर्यटकों को घूरता रहा, जिससे सभी की सांसें अटक गई। आखिरकार वन विभाग की टीम आई और पर्यटकों को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर गया। पर्यटकों का आरोप है कि वन विभाग ने उनकी जान की फिक्र किए बिना पैदल ही दूसरी गाड़ी तक पहुंचाया, जबकि उस दौरान टाइगर वहीं मौजूद था। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से मिली सांसद इकरा हसन, ये बड़ी खबर है। रामपुर में दोनों की मुलाकात हुई है। आजम खान से मुलाकात को पारिवारिक मुलाकात इकरा हसन ने बताया है। तो यूपी के कैराना से सांसद हैं इकरा हसन, उन्होंने आजम खान से मुलाकात की है। जेल से बाहर आने के बाद ये दोनों की पहली मुलाकात है और इस मुलाकात को पारिवारिक मुलाकात कहा है इकरा हसन। बिहार चुनाव को लेकर आजम खान का बड़ा बयान आया कि बिहार में चुनाव प्रचार कर सकता हूं। आजम खान की ओर से कहा गया है जिसका वोट बैंक नहीं वो भी चाहता है मुख्यमंत्री बने। आजम खान की ओर से बड़ा बयान दिया गया बिहार चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा है कि बिहार में चुनाव प्रचार कर सकता हूं और जिसका वोट बैंक नहीं वो भी चाहता है कि मुख्यमंत्री बने। मुंबई के पवई किडनैपिंग मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है, जहां एक सनकी ने 17 बच्चों का किडनैप कर लिया था। पुलिस से मुठभेड़ के बाद इलाज के दौरान किडनैपर की मौत हो गई थी। ठीक इसी तरह से वेब सीरीज के ऑडिशन के लिए रोहित आर्य ने भी बच्चों को बुलाया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो उन बच्चों के लिए कभी ना भूलने वाला डरावना मंजर बन गया। शूटिंग के लिए वो बोले कि फटाकड़े बॉम्ब बीम सब तय हो उधर रखा था, उसने बजाए भी फटाकड़े हुए बॉम्ब हुए। हम छोटे बच्चे कैसे नहीं वो सीन है ना, इसलिए बोले कि फटाकड़े बॉम्ब बीम चाहिए। सचिन जाधव ने बताया कि रोहित ने हॉल में केमिकल का छिड़काव कर रखा था। यानी सच के मुताबिक रोहित आर्य ने प्लान फेल होने पर धमाके की साजिश रच रखी थी। सचिन जाधव की बेटी के साथ साथ उनकी सास भी बंधकों में शामिल थी, जो ऑडिशन के दौरान अपनी नातिन के साथ वहां मौजूद थी। वो बुजुर्ग महिला अभी भी अस्पताल में भर्ती है, जिन्हें रोहित ने बच्चों के साथ बंदी बना लिया था। एक हॉल के अंदर सभी बच्चों को उन्होंने रखा था और वो बंदा दूसरे रूम में बैठा था, एक एक बच्चों को बुला रहा था, उनको गन भी दिखाया था। विधायक ने ये बातें बच्चों से बातचीत के आधार पर बताई हैं।